जो भी टॉपिक हम अखबारों के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं उससे प्रश्न रिलेटेड रहते हैं। पुराने भी पेपरों में देखा गया है कि करंट से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आज उन्हीं सब अनुभवों के आधार पे पेपर के कंटेंट्स हम अब तक लाकर आप तक वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं कंटेंट्स को कि आप उस पर काम कर सकें। हम आपको एक आइडिया देते हैं इसके माध्यम से और हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप इस न्यूज़ को क्या करें, पढ़ें या इस पर अपना ध्यान रखें। और बता भी देते, कभी कभी न्यूज़ देखने में लगता है कि है नहीं, लेकिन उसके अंदर पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ क्या है मिल जाता है। उसका भी एग्जाम्पल इसमें आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बढ़िया ये है कि इससे एक आइडिया तो रेगुलर करते करते लग जाता है कि हमें पेपर पढ़ना कैसे है और क्या उसमें छोड़ना है और क्या हमको उसमें पकड़ना है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज क्या लाया है इसमें। थोड़ा फटा हुआ है फिगर, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन वहां पे तो ठीक है। अरुण की बनाई श्यामल वर्ण के राम, माने कि जो अभी सेलेक्ट किया गया है मूर्ति, कई तरह के मूर्तियों को, जैसे यहाँ से गंडक से जो पत्थर गया था, बहुत चर्चा का विषय बना था, और भी कई जगहों से पत्थर के शिलाएं गए थे और राम की मूर्ति बनाने, और कई मूर्तियां बनी है, उसमें से किसी एक को क्या करना था, सिलेक्ट करना था। तो इसमें पढ़ेंगे तो ये जो अरुण जी हैं, इन्हीं के द्वारा जो बनाई गई मूर्ति है उसी को फाइनली क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। तो इस कारण से हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो, तो इसको पढ़ेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। इसमें मैसूरू के शिल्पकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई श्री राम लला की मूर्ति ही स्थापित होगी। मूर्ति चयन के लिए बनी समिति ने उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति का चयन कर लिया है। यह जानकारी मंदिर न्यास के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को दी। अब ये जोड़ी नहीं है, मेन नाम कौन जोड़ी है, अरुण योगी राज। और श्यामल वर्ण का मतलब क्या, जो रंग है उनका वो सांवला कलर का होगा। जो मूर्ति, जो सांवला कलर का मूर्ति है उसे सिलेक्ट किया गया है। और श्यामल वर्ण के रामलला 18 को सिंहासन पर होंगे स्थापित। जिस मूर्ति का चयन किया गया है वो श्यामल रंग की है। इसे 18 जनवरी को नए मंदिर में बने सिंहासन पे खड़ा किया जाएगा और लगभग इसका वजन 150 से 250 किलो के आसपास है। अब इन जिन शिलाओं का प्रयोग किया गया था इस मूर्ति को बनाने में, कर्नाटक की शिला से बनी है ये मूर्ति। मूर्ति तो यहाँ नेपाल से भी गया था पत्थर। तो रामलला की अचल मूर्ति के लिए नेपाल की गंडकी नदी, कर्नाटक, राजस्थान और उड़ीसा के उच्च गुणवत्ता वाले 12 पत्थर ट्रस्ट ने मंगाए थे। इन सभी पत्थरों को परखा गया तो राजस्थान व कर्नाटक की शिला ही मूर्ति निर्माण के लायक मिली। ध्यान रखिएगा, तो कर्नाटक की शिलाओं पर अरुण योगीराज ने मूर्ति को आकार दिया है। कहाँ की शिलाओं पे, कर्नाटक की शिलाओं पे। फेमस कहाँ का शिला हुआ था हम लोग की तरफ, नेपाल से जो गंडक के क्षेत्र से जो शिला ले गए थे वो, लेकिन स्थापित फाइनली कहाँ के शिलाओं से हुआ, कर्नाटक शिलाओं से। तो खैर ये आपका ध्यान रहेगा ही। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में फिर विस्फोट, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। अब ये कोई न्यूज है सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नजर में पढ़ने में लगता नहीं है, लेकिन जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है उस ज्वालामुखी का नाम तो पूछ सकता है ना। इंडोनेशिया के माउंट मरापू ज्वालामुखी, अगर मान लीजिए माउंट मरापी ज्वालामुखी पूछ दे कि इसमें से कहाँ है, केवल सिंपल इतना ही क्वेश्चन पूछ दे, तो ये इसके लिए किताब पढ़ने जाइएगा, हो किताब में पढ़े थे कि नहीं, सब आपको किताब से ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल करेंट के लिए पेपर हो गए हैं। मैगजीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर हो गए हैं। आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं इस चीज को। हम आप लोग को सालों से ये बात समझा रहे हैं। अब तो ये क्विज शुरू हुआ है तो आप पेपर के प्रति थोड़े से क्या हुए, जाग, माने हमारा कहने से थोड़ी असर हुआ, आप पे प्रेशर डाला गया तब असर हुआ आप पे। अब न्यूज पेपर पढ़िएगा, अभी कहिएगा माउंट मरापी पूछा है, कहीं पढ़े नहीं है, कहीं मास्टर पढ़ाए नहीं है। भाई कुछ चीजें पेपर पढ़ने के टाइम में ध्यान रखो, चीजें वहां से बन जाती है। हर चीज को आप कहाँ ढूंढते हैं, नोट्स में ढूंढेंगे, किताब में ढूंढेंगे, कुछ नहीं। उतना टीचर पेपर कितना पढ़ता है नहीं पढ़ता वो भगवाने मालिक है, ठीक है, उनका जुगाड़ कैसे होता है। तो ये आप ध्यान रखें, आपको खुद एक पेपर को, कम से कम एक पेपर को रेगुलर क्या करना है, पढ़ना है। और हम तो खैर आपको लगभग जितने पेपर हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है आप तक पहुंचाने का प्रयास करते ही हैं।
तो हम आपके उस काम में सहयोगी हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो वोल्केनो है वो कहाँ का है ये ध्यान रखना है, ठीक है। वडोदरा में सेल्फी लेने के दौरान पलटी नाव, 14 स्टूडेंट और 2 शिक्षकों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। यह भी एक तरह का सामान्य न्यूज है, लेकिन इस तरह की न्यूज के लिए मैंने पेपर ये नहीं लाया है। इसको पढ़ते समय एक झील का नाम आया है। अब इसमें वडोदरा शहर के बाहरी क्षेत्र में एक झील में गुरुवार को नौका पलट जाने से उसमें 14 विद्यार्थियों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई। छात्र पिकनिक मनाने हरनी झील, बस केवल यही वो नाम था जिसकी वजह से इस कटिंग को आपके क्लास में शामिल करना पड़ा। तो हरनी झील कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर? तो ये है तो एक सामान्य न्यूज, लेकिन पढ़ने के बाद हमको क्या मिल गया? ये भी एक चीज। अब हरनी झील अब किताब में ढूंढेगा तो मिलेगा, कहीं पूछ देगा तो हवा नहीं लगेगा। कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर स्पेशली दुख जताया है, तो इसका मतलब छोटी घटना तो वो है नहीं। जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो त्यागी, कुछ नहीं इसमें। रोहिणी आयोग ऐसे पहले भी चर्चा में रहा, प्रश्न के रूप में भी कहीं ना कहीं पूछा गया। ये ओबीसी आयोग से आर्टिकल 340 से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो रोहिणी आयोग किससे संबंधित है ये ध्यान रखिएगा, है ना। अदर बैकवर्ड क्लास जो है ओबीसी को उप जातियों में बांटने वाला ये एक आयोग है, मतलब एक इनका इस आयोग का उस तरह का सलाह है, उसका रिपोर्ट है। तो ये पूछ सकता है कि रोहिणी आयोग किस लिए बना या उसका संबंध किस चीज से है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पढ़िए नहीं पढ़िए, लेकिन रोहिणी आयोग को क्या रखिए, ध्यान रखिए कि है क्या। तो इसका मतलब कुछ आपको भी पढ़ना पड़ेगा कि रोहिणी आयोग, भाई इस न्यूज में तो सारी जानकारी नहीं है, लेकिन रोहिणी आयोग इंपॉर्टेंट है, चर्चा का विषय भी था कुछ एक ये 6 महीना 1 साल पहले। हालांकि 2017 से चर्चा में रहा होगा जिस समय उसकी चर्चा हुई थी। अलिखित है लक्षद्वीप का आरंभिक इतिहास, इस न्यूज को पढ़िएगा। यहाँ इस्लाम का आगमन, पुर्तगालियों का, क्योंकि इसलिए कि लक्षद्वीप बहुत इस बार चर्चा में रहा, ठीक है। केवल लक्षद्वीप को प्रमोट करने की वजह से, अब अपने देश के आइलैंड को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? प्रमोट करने की वजह से मालदीव को थोड़ी दिक्कत हुई, वहाँ के लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, उनके टूरिज्म व्यवस्था पे थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव पड़ा, और इससे धीरे धीरे संबंध में क्या आ गए, खटास आ गया। निश्चित रूप से ये केवल डायरेक्ट खटास की हम लोग डायरेक्ट केवल इसकी वजह नहीं है, इसके पीछे भी बड़ी बड़ी शक्तियां हो सकती हैं। चाइना जैसी शक्ति भी इसमें कहीं पर्दे के पीछे से एक डिप्लोमेटिक वर्क कर रही होगी, लेकिन हमको उतना जाना नहीं है। बस इसको पढ़ते समय कई आइलैंड इसमें चर्चा में आएंगे, लेकिन जब आप लक्षद्वीप को, खासकर अपने आइलैंड को जब आप मैपिंग करोगे तो उसमें कई छोटे छोटे आइलैंड हैं। कम से कम 36 आइलैंड में से जो 10 रहने योग्य आइलैंड है उसका नाम अगर आपके ध्यान में है तो पूछ देता है कि निम्न में से अगति आइलैंड किस द्वीप समूह का पार्ट है। बात समझे? तो कैसे बनाओगे? तो पेपर पढ़ने के बाद एक बार लक्षद्वीप को मैप में भी देख लेना, छोटे छोटे आइलैंड के जो नाम है उसको भी देखने का क्या करना, प्रयास करना, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे तो काफी क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। और पढ़ते अब ऐसे आए सभी द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कैसे आया, इसमें छोटे छोटे कहानी है, ये कैसे इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्षद्वीप पे मतलब कि पावर बढ़ा इत्यादि इसमें दिया हुआ है। मछली पालन यहाँ का कैसा वर्क है ये देख ले, आपको पढ़ते समय आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा इसमें। कृषि में नारियल के पेड़ लक्षद्वीप की कृषि का मुख्य आधार है, यहाँ के द्वीपों से पर्याप्त, अरे जरूरी है कि परिणाम यहाँ आके करबे करेंगे। आराम से क्लास में बढ़ जाइए। अब यहाँ पे मान लीजिए हम रहते हैं, थोड़ा सा व्यवहारिक भी होना चाहिए आदमी को। नारियल के पेड़ लक्षद्वीप की कृषि का मुख्य आधार है, यहाँ के द्वीपों से पर्याप्त रूप से केवल नारियल की खेती की जाती है। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ खोपरा यानी नारियल के उत्पादन से जुड़े, यहाँ सब्जियों फलों तथा अन्य इस तरीके से वहाँ पे खान पान का भी आइडियाज आपको लग जाएगा, ठीक है। उत्पादन में देखेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण, मुख्य रूप से मछलियों के उत्पाद लक्षद्वीप के प्रमुख उद्योगों में से क्या है? एक है मिनिकोय द्वीप पर एक टूना कैनरी है, जहाँ टूना मछली को पारंपरिक तरीके से सुखाया जाता है,
ठीक है, तो हुआ कुछ नहीं इससे, पढ़ने से कुछ नाम है, कुछ ऐसे नेम हैं जो आपके सामने आए और आपने ऑब्जर्व किया, हो सकता है भुला गए पढ़ के, प्रश्न आया और चीजें क्या हो गई, याद आ गई। कभी कभी ऐसा होता है, प्रश्न आता है याद आ, हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि इसको पढ़ के नोट्स बनाइए, हम ये कह रहे हैं कि न्यूज ही है तो इसको कम से कम पढ़िए। हम ये नहीं करें कि आप डायरी मेंटेन कीजिए, क्योंकि एक न्यूज, अगर रेगुलर आप न्यूज पढ़ने के आदि लोग हैं तो एक ही न्यूज पेपर में रेगुलर क्या है, जब चर्चा का विषय बनता है तो आता रहता है, आता रहता है, इतना रिवाइज वो पेपर में हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डेनमार्क की रानी ने राजगद्दी छोड़ी, अब ये कितना इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय देश के 900 साल के इतिहास में पहली ऐसी शासिका होंगी जो वह रविवार को अपने बेटे और युवराज की फ्रेडरिक के लिए राजगद्दी छोड़ दी है। हो सकता है इस घटना को आधार बना के, ऐसा हो सकता है कि हाल ही में कहाँ की रानी ने अपने युवराज के लिए, अपने पुत्र के लिए राजगद्दी छोड़ी है, ये किस देश की घटना है, तो उत्तर क्या लेंगे आप, डेनमार्क लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये केवल फोटो है और ये फोटो उसमें ज्यादा स्पष्ट है, यहाँ पे ज्यादा स्पष्ट नहीं, ये है झील का फोटो। तो ये फोटो में न्यूज कहाँ है, न्यूज नहीं है, लेकिन कुछ तो है, तभी इस फोटो का, इसमें क्या है कि ये एक झील है, कौन सी झील है, बामुनी झील है। क्या लिखा है, बामुनी लिखा है। बामुनी झील में रविवार को भोगाली बिहू उत्सव के दौरान, बिहू आता ही असम ध्यान आ जाता है, नहीं, उत्सव के दौरान सामुदायिक मछली पकड़ने के कार्यक्रम में हिस्सा लेते ग्रामीण। इसको रखने का कारण यह था कि बस फोटो दे दिया गया था पेपर में, इसके साथ न्यूज नहीं था, तो फोटो का देने का वजह क्या था, और एक लाइन नीचे लिख दिया गया था। एक तो बामुनी झील और बीहू इत्यादि, ये सब जो नाम है किस राज्य से संबंधित है, असम से। ठीक है, बस इतना ही काफी है। ये बनेगा कैसे, नोट्स बनाने से कि बस ध्यान रखने से, ध्यान रखने से, मैंने पढ़ते समय आपके क्वेश्चंस इसलिए नहीं बनते हैं कि आपने ध्यान ही नहीं रखा। करेंट क्वेश्चंस बस ये कारण बन जाते हैं नहीं बनने के कि आप पढ़े तो बहुत, लेकिन जिन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए था, जहां पे आपका नजर खास तौर पे पढ़ना चाहिए था, वहां आपका नजर खास तौर पे नहीं पड़ा, पढ़ा तो बहुत जगहों पे। अमोनिया मछलियों के लिए जहर है। अब अमोनिया पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, यह नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण रूप को परिवर्तित कर देता है, जिससे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बढ़ जाती है। अगर जल में अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक हो तो यह जल मछलियों के लिए विषाक्त हो जाता है। अब ये पूछेगा प्रश्न तो आपको तो विज्ञान का लगेगा, लेकिन आप न्यूज के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको ये पॉइंट्स ध्यान में रख के जाना है, यहां से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, माता सबरी के बिना क्या है, तो माता सबरी के बिना कुछ होगा इसमें, संभव क्या है, याद है, संभव नहीं रामायण। चलिए, तो आज देश में सबसे पहले गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार थी ये, अब इनका बड़ाई है हमें। देश तभी विकसित बन सकेगा जब योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचेगा। अब सबरी का मतलब आप समझ रहे हैं, सबरी का अगर इन्होंने चर्चा किया है तो सबरी एक जनजाति है, ठीक है, और उस जनजाति के जूठे बेर राम ने खाए। जिस देश में लोग छुआछूत, खान पान इत्यादि की बात करते, वो राम के द्वारा अपने असल संस्कृति के मैसेज को दुनिया को बताना चाहते हैं। नहीं, राम के तीर और धनुष पे जो तीर है, उस तीर को सिंबॉलिक में पेन का रूप दिया जाता है, मतलब कि हम आज के हिसाब से उस चीजों को मैसेज कर सकते हैं लोगों को। हमने केवल हर चीज का एक नकारात्मक मैसेज देने का प्रयास किया है, इन्होंने अपनी संस्कृति के माध्यम से सकारात्मक मैसेज देने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसके लिए जो प्लान करना चाहिए वो कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, तभी तो पूरे भारत में कुछ चीजें बदलती हुई क्या है, दिखाई दे रही हैं। इसमें हम पूर्वाग्रह करने के लिए न्यूज नहीं लाए हैं कि हम काम धाम क्या हो, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 2024 में चुनाव होगा, उसके बाद अपना दूध का दूध और पानी का
पानी हो जाएगा। तो उसके लिए विशेष लोग देखते हैं कि इसमें खूब डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन क्या करना है, जनता 142 करोड़ से ऊपर लोग हैं, 100 करोड़ के आसपास हमारे देश में वोटर्स हैं। ये वो फैसला 100 करोड़ लोग होते हैं, कम थोड़ी होता है जो वोट देने वाले हैं। जारी की पीएम ने जनमन योजना की पहली किस्त, लाभार्थियों से की बात। मकान के लिए आदिवासी समूहों के 1 लाख परिवारों को भेजा पैसा। तो पढ़ लेंगे। एक तो जनमन योजना क्या है देख लेना। पीएम जनमन का आरंभ, तो पीएम जनमन का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है, मेन यही है। पीएम जनमन का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था। लगभग 24,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम जनमन 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। तो ये न्यूज पढ़ने से आपको इंफॉर्मेशन जो मिलना चाहिए वो तो मिल गया। एक तो जनमन योजना, और चूंकि जनजातीय गौरव दिवस पर ये बनाया गया है 15 नवंबर, तो संभव है कि ये जनजातियों के ही फायदे के लिए है। तो इस सबको पढ़ोगे, ध्यान रखोगे, प्रश्न आएगा, बनेगा, नहीं ध्यान रखोगे नहीं बनेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त व आयुक्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कदम। नए नियुक्ति कानून पर रोक नहीं, केंद्र को नोटिस। यहां कहने का मतलब ये विवाद इसलिए थोड़ा बढ़ गया, इससे तो एक तो इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है भारतीय संविधान का, जो आर्टिकल 324 से शुरू होता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, उनके कार्यकाल कितने होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने और उन्हें हटाने का क्या कंडीशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवल सलाह दे दे, नोटिस रिपोर्ट कर दे राष्ट्रपति को, तो बस इतने मात्र से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है। यहाँ नियुक्ति का मामला है। नियुक्ति में पहले ऐसा होता था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी वो चुनाव समिति के हिस्सा रहते थे। लेकिन इसमें क्या है कि नए वाले कानून में कि प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष के लोग रहेंगे। ठीक है, कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा ही नामित कोई कैबिनेट या कोई मंत्री या कोई व्यक्ति उसमें शामिल होगा या प्रोफेसर शामिल होगा। यहाँ पे यही कहना है कि सिर्फ इसमें आप ही हिस्सा मत लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको भी इस समिति का क्या रहने दीजिए, हिस्सा। तो इस तरीके से अगर आप ही सब कुछ तय करेंगे तो शायद कोर्ट का मामला है कि ये मामला आगे जाके क्या हो जाएगा, वो एक तरह से चुनाव आयोग भी सरकार की कठपुतली बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें रहा होगा, इस कारण से इस पर विवाद चल रहा है। तो मेरा कहना यही है कि एक तो इस कानून में क्या है एक बार आप जरूर ध्यान रखें, और दूसरी बात ये कि आप निर्वाचन आयोग को जरूर ध्यान में रखकर जाएं। ठीक है, संस्कृति और विरासत, कोकली, कोलकली और परिचकली देख लो। कोलकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के लोक कला के दो लोकप्रिय रूप हैं। मिनिकोय को छोड़कर, वहीं के आइलैंड है, मिनिकोय को छोड़कर दोनों ही लोक कला यहाँ की सांस्कृतिक परिवेश का अभिन्न अंग है। मिनिकोय की बात करें तो लावा यहाँ का सबसे लोकप्रिय नृत्य, तो लावा को भी ध्यान रखना। जो लक्षद्वीप में ही मिनिकोय का क्या है, लोकप्रिय नृत्य। तो लावा क्या है, अब लावा का मतलब वोल्केनो की तरफ मत चल जाना। लावा लक्षद्वीप पे ही एक कैसा नृत्य है, वहां के लोक नृत्य है, ध्यान रखना, जो मिनिकोय पे होता है। यहाँ विवाह के मैंने कुछ और भी है। ओपाना पढ़ते समय ध्यान रखना, एक विशेष प्रकार का गायन और नृत्य शैली है। इसके अतिरिक्त मिलाद उल नबी, ईद उल फितर, बकरीद भी पूरे उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम जनसंख्या भी काफी लक्षद्वीप में है। तो लक्षद्वीप पे बहुत अचानक से प्रधानमंत्री को लक्षद्वीप याद आना और पूरे खाली भारत के ही चर्चा का विषय नहीं बन गया, वो इंटरनेशनल मैटर बन गया है, वैश्विक मैटर बन गया है। तो आदमी अगर अपना कोई चीज प्रमोट करेगा तो उससे क्या किसी को दिक्कत। अब ये भी एक फोटो है, सिर्फ फोटो देखने से क्या लगता है आपको कि कुछ हो रहा है, सेना वोना का प्लेन उलेन है।
मुंबई में एआर शो के दौरान करतब दिखाती भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। अब सवाल यह कि फोटो है और नीचे सूर्य किरण है लिखा हुआ है, और कुछ नहीं था न्यूज में, केवल फोटो था। सूर्य किरण क्या है? भारत और नेपाल के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में एक युद्धाभ्यास का नाम है। तो इस हिसाब से मैंने ये फोटो यहाँ पे क्या किया है, शामिल किया है कि आप सूर्य किरण ध्यान रखिएगा, वो भारत और नेपाल के बीच के एक युद्धाभ्यास का नाम है, जो बंबई में अभी क्या किया गया है, शो किया गया है, प्रैक्टिस किया गया है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कई युद्धाभ्यास हैं जो कई देशों के साथ भारत का क्या है, अक्सर होता रहता है, जिसपे न्यूज के दौरान आपको ध्यान रखने की क्या है, जरूरत है। और आपके जो मंथली मैगजीन है उसमें भी क्या रहता है, इसका इंफॉर्मेशन रहता है। झारखंड में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध भोजनालय की शुरुआत, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ते समय डाइक्लोफेनाक का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। T20 अंतरराष्ट्रीय में पहली बार 2 सुपर ओवर में निकला परिणाम, मतलब ऐसा भी मैच था कि एक सुपर ओवर नहीं, 2 सुपर ओवर में परिणाम निकला। स्पोर्ट्स से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप। मुनव्वर के निधन पर सीएम ने शोक संवेदना व्यक्त की। मुनव्वर राणा जो एक बहुत अच्छे उर्दू शायर थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ पे इनकी एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, कभी यूट्यूब पे जाके आप इनकी कविता को वो सुनिएगा, बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन अब इनसे प्रश्न रहेगा नहीं, लेकिन ये भी एक जानी मानी क्या थे, हस्ती थे। और अगर इनको जानना है तो इनकी कोई कविताएं एक बार सुन लीजिए, तो आपको इनकी कविता सुनते ही आप इनके क्या हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे इनके। हम तो हैं इनके फैन में शामिल, आप भी हो जाएंगे। दुर्गावती जलाशय पर 1263.30 करोड़ होंगे खर्च। अब दुर्गावती जलाशय आपको हाल ही में स्पेशल बिहार क्लास में आपने पढ़ा था, मैपिंग किया था, और अभी करेंट में आप इसे क्या कर सकते हैं, अप टू डेट कर सकते हैं। दुर्गावती जलाशय योजना पर 1263.30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के पंचम पुनरीक्षित प्राकलित राशि को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दुर्गावती नदी पर निर्मित कुदरा वियर को सुनिश्चित जल स्राव उपलब्ध कराए जाने, और कैमूर और रोहतास, ठीक, जिला के अंतर्गत भावा भगवानपुर, रामपुर, चेनारी, शिवसागर, सासाराम प्रखंड के 32,467 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराए जाने के लिए 1975 में इस योजना को क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था, पढ़ाया भी गया है, और यहाँ है भी। और किस जिला के अंतर्गत है, कैमूर और रोहतास। ध्यान रखेंगे, स्पेशल बिहार के लिए ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, 2023 की थीम पर भी खरा उतरा इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण। देखिएगा, इंदौर से संबंधित न्यूज मैं पिछले क्लास में भी आपको दिखाया था, और कई वर्षों से इंदौर अपना फर्स्ट पोजीशन क्या किया हुआ है, कायम रखे हुआ है स्वच्छता के मामले में। ठीक है, तो इस सब न्यूज पे बिल्कुल ध्यान रखना होगा आपको। लक्षद्वीप का एक नजर में क्या है भाई, थोड़ा सा एक जगह ना हो कि वो अलग अलग थोड़ा आ गया है न्यूज, लेकिन देखना लक्षद्वीप पर तो प्रशासक अभी प्रफुल्ल पटेल हैं। क्षेत्रफल 32.69 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है इसका कुल द्वीप कितने हैं, 36, निवास लायक कितने हैं, 10, साक्षरता कितनी है, 91.85%। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो इसका क्षेत्रफल, इसके कुल द्वीप, इसके निवास योग्य द्वीप, और इसकी साक्षरता। ठीक, आगे 2011 के जनगणना के अनुसार, अभी तो ऑथराइज तो जनगणना वही है, कोरोना काल में मामला फंस गया इसका 2021 का, अभी तक रेगुलर जो जनगणना का आंकड़ा रिलीज नहीं हो पाया है। इस कारण देखिएगा जनगणना को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि कहाँ से पूछे कैसे। तो जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट पे ना जाएंगे हम, जो बीच का रिपोर्ट है, जो आज है एकदम ऑथराइज रिपोर्ट, तब ना कुछ बात करेंगे।
ओएनजीसी ने महानदी बेसिन ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की। अब ओएनजीसी और गोदावरी महानदी बेसिन, महानदी बेसिन के लिए मैंने इस पेपर में कुछ अंदर में कुछ है नहीं, लेकिन पूछ देता है कभी कभी कि निम्न में से महानदी बेसिन किस राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, या निम्न में से महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है। तो ये आप जाके महानदी बेसिन पे काम कीजिए, मैपिंग कीजिए। मेरा काम है पेपर के माध्यम से आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन क्या करना, पहुंचाना कि इस पे आपका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, घर पे बैठ के तो काम आप ही करेंगे, हम पेपर और अखबार पढ़ेंगे तो ये पेपर वाला काम एक सप्ताह का 1 घंटा में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पता चलेगा कि दिन भर यही में लग जाएगा, 22 घंटा 23 घंटा आप अपने साथ रहते हैं। तो हम आपको एक आइडियाज दिए कि इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि महानदी बेसिन पे प्रश्न इस तरह के आए हुए हैं कि निम्न में से कौन से राज्य महानदी बेसिन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, पीटी में। पोंगल उत्सव एक भारत के श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक, नरेंद्र मोदी। अब पोंगल तमिलनाडु, ये तो पहले से भी ऐसी फेमस है, तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। और क्यों ध्यान रखना है, ये थोड़ा हमने आपको कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो बात हर क्षेत्र में करते हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स को एक अलग डायमेंशन से, अलग आयाम पर ले गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका एक पॉलिटिक्स करने का तरीका इससे पहले के राजनेता और इनमें बहुत फर्क हम देखते हैं, हम ऐसा फर्क महसूस करते हैं। और लगता है कि जैसे कि ये अपनी भाव से पूरे भारत को कल्चरली जोड़ना चाहते हैं। दे हाथ से गोली बंदूक से हम आजाद 1947 में आ गए, हो गए, और इन लोगों का मानना है कि अभी वैचारिक आजादी हम लोग को नहीं मिली है, तो शायद वैचारिक आजादी तभी मिलेगी जब हम अपने कल्चर के प्रति क्या होंगे, जागरूक होंगे। और पूरे कल्चर को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को जोड़ने का क्या है, इनका प्रयास है। इस तरह का देखिए, काशी में भी तमिल सम्मेलन और काशी सम्मेलन उन्होंने अभी हाल ही में करवाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पोंगल उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये क्या आपको दर्शाता है, मामला तमिलनाडु का है और उसको जोड़ किससे रहे हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत से है, कि राष्ट्रीय भावना को प्रतिबिंबित करता है। अब इनका कहना है कि चाहे जिस माध्यम से भारत के अंदर राष्ट्रीय भावना का हम संचार करें, वो करेंगे। भारत की छोटी छोटी सांस्कृतिक फेस्टिवल्स हो, या राम हो, या जो भी छोटी छोटी चीज है जो भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति की छोटी से छोटी चीज भी जो भारतीय राष्ट्रीय चेतना में अहम भूमिका निभा सकती है, वो हर प्रयास अपने तरीके से कर रहे हैं, छोटे स्तर पर भी और बड़े स्तर पर भी। उनके हिसाब से हमको लगता है उनका ये सोच है। अब पब्लिक क्या सोचती है वो तो पब्लिक जाने। यही भावनात्मक जुड़ाव काशी तमिल संगम अभी हाल में करवाए थे ना, तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम में भी देखने को मिला। ध्यान रखिएगा कि पीटी में पूछ देगा, काशी तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम, पूछे चाहे नहीं पूछे, काशी तमिल संगम तो पूछिए सकता है। एकता की यह भावना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए सबसे बड़ी ताकत है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित पोंगल समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के हर घर में उत्सव का उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब देश का हर कोना एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है, भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ेगा, कल्चर से ही जुड़ेगा, जुड़ता है तो राष्ट्र की ताकत एक नए रूप में दिखाई देती है। मोदी ने कहा कि उन्होंने लाल किले से जिस पंच प्रण का आह्वान दिया था इत्यादि, इसमें डॉट डॉट। मेरा कहना है कि हम राष्ट्र देश तो हैं, हम राज्य तो हैं, राज्य के लिए क्या चाहिए सर, क्षेत्र है, सरकार है, जनसंख्या है, संप्रभुता है, नहीं, लेकिन राष्ट्र के लिए इसके अलावा भी एक चीज चाहिए, विविधता में एकता चाहिए। और विविधता में एकता ये भावनाओं से आती है। तो इसलिए लिखना पड़ता है कि जब हम राज्य की परिभाषा में, जब हम राज्य में जोड़ देते हैं विविधता में एकता की भावना, तो राष्ट्र की संकल्पना निकल जाती है। क्योंकि राष्ट्र की संकल्पना ही होती है एकता से संबंधित, एक से संबंधित। ठीक है, मानते हैं कि टेक्निकली इसका परिभाषा अलग है ना, नेटिव वर्ड से बनना, एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक क्षेत्र के लोग जहां रहते हैं उसे राष्ट्र कहते हैं।
भारत में तो ना एक जाति है, ना एक धर्म है, ना एक मिट्टी है, ना एक रंग है, ना एक पानी है, ना एक खान है, ना एक पान है, ना एक रहन है, ना सहन है। चंद कदमों पे मिट्टी के रंग बदलते हैं, लोगों की भाषा, बोली, खान पान बदल जाता है। इसको राष्ट्र कैसे कहेंगे? तो ये तो विविधता है। तो इसी विविधता में हम एकता की भावना लेकर आए, और इस एकता की भावना से हम अपने देश को राष्ट्र की तरफ क्या किए, अग्रसर किए। या हम एक राष्ट्र, तो हम बिना संस्कृति को जोड़े हम भारत के अंदर राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावना को प्रगाढ़ नहीं कर सकते, मजबूत नहीं कर सकते, जरूरी है। तो ये उनका सोच है, और उनके सोच के साथ जो लोग भी इत्तेफाक रखते होंगे वो उसको मानेंगे। नमामि गंगे योजना से हो रहा है काम। तो नमामि गंगे भी इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान में रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिएगा कि नदी को स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे योजना से काम चल रहा है। इसके अंतर्गत नदी की साफ सफाई से लेकर घाट का निर्माण किया गया। बूढ़ी गंडक स्थित सीढ़ी घाट को प्रशासन ने मॉडल घाट घोषित किया। मॉडल मुक्ति धाम के पास स्थित घाट पर काफी संख्या में लोग, मैंने कहने का मतलब है कि नमामि गंगे आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेसी, और क्या है इनका नाम महिला वर्ग में, एटेना बोनमती। मेसी ने जीता सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार। फीफा अवार्ड है। महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने टाई ब्रेकर में अर्लिंग हॉलैंड को पीछे छोड़ा। वो सब ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना है कि फीफा अवार्ड जो है, महान फुटबॉलर का पुरस्कार जो है, माने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार, पुरुष वर्ग में लियोन मेसी और महिला वर्ग में एटेना बोनमती। फोटो दोनों का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक खोजेंगे भारत। वैसे भी लिथियम से संबंधित प्रश्न आ चुका है। लिथियम परमाणु संख्या में कौन पोजीशन पे आता है क्रमांक में? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है। यही प्रश्न पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? और बाकी चीजें और भी हैं, वो भी आप ध्यान रखिए, लेकिन लिथियम का ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा राज्य भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादक या उसका संभावना कहाँ है, देश के स्तर पे कहाँ है? अर्जेंटीना, बोलीविया इत्यादि देश है जो लिथियम भंडारण के मामले में बहुत अग्रणी देश की भूमिका निभाते हैं। चीन का भी स्थान आता है, तो इस ध्यान रखेंगे। तो मतलब कि लिथियम को लेके आप एक मैटर तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएम ने जारी किया राम मंदिर पर स्मारक डाक टिकट। डाक टिकटों से प्रश्न आता रहा है। अब राम मंदिर पर जो उन्होंने स्मारक टिकट जारी किया वो कितना है, कितने रुपए का है, थोड़ा देख लीजिएगा अगर मिल जाए तो। और इस तरीके से आज का जो इस वीक के जो पेपर के कटिंग थे, जो इंपॉर्टेंट थे, जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, वो पहुंच चुका है। अब अगले वीक में जो भी चीजें आएंगी वो नेक्स्ट क्लास में आपको, जो वीकली पेपर पे दिया जाता है क्लास, उसमें बाकी चीजें शामिल की जाएंगी। ये जो भी पेपर में चीजें शामिल की गई वो आज तक के न्यूज, माने आज जिस दिन क्लास ले रहे हैं इस दिन तक के न्यूज को शामिल किया गया है, ठीक है। अब यहां से आगे अब नेक्स्ट क्लास में, तो आज इतना ही।